हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 36 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये जो मॉक सीरीज़ है ये आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये मॉक सीरीज़ इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इस सीरीज़ में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज़ से ही कवर हो जाएं। तो चलिए आज के इस मॉक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.6 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा? देखिए, पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा जापान। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री हैं। तो जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा मैड्रिड स्पेन में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस बार जो नाटो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? मैड्रिड स्पेन में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो मैड्रिड स्पेन में होने वाले नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। देखिए, नाटो के गठन की बात करें तो इसका गठन कब किया गया? 4 अप्रैल 1949 को नाटो का गठन किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए, ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में मुख्यालय है किसका? नाटो का। और नाटो के कुल सदस्य देश आपसे पूछे जाएं तो कुल सदस्य देश हैं इसके 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? देखिए, बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गुजरात राज्य। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, भारत की पहली बालिका पंचायत जिसे बालिका पंचायत कहा जा रहा है तो कच्छ जिले के कई गांवों में इसे शुरू किया गया है। और बालिका पंचायत पहल जो है ये लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देने के साथ साथ राजनीति में लड़कियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। देखिए, बालिका पंचायत पहल जो है ये गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए किसके द्वारा यह पहल शुरू की गई है। बालिका पंचायत पहल गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग। तो गुजरात सरकार के महिला एवं बाल विकास कल्याण विभाग द्वारा यह पहल शुरू की गई है। इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया गया है। पूछा जाए आपसे किस अभियान के तहत आपका जो बालिका पंचायत है इसको शुरू किया गया है, तो किस अभियान के तहत? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसे शुरू किया गया है। और बालिका पंचायत का जो प्रबंधन है वो 11 से लेकर 21 वर्ष की आयु के लोगों द्वारा किया जा रहा है। और 20 वर्षीय अहीर को ध्यान रखिएगा, 20 वर्षीय है अहीर,
तो 20 वर्षीय अहीर को बालिका पंचायत का सरपंच बनाया गया है। वर्तमान में यह पहल गुजरात के कच्छ जिले के कुनारिया, मोटागुआ, मस्का और वडसर गांवों में शुरू की गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय पूरे भारत में बालिका पंचायत शुरू करने की योजना बना रहा है। तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कौन सा? गुजरात राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल की किस महिला को हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो देखिए, भारतीय मूल की कौन सी ये महिला है? ये है आरती प्रभाकर, जिनको हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति का वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा, अमेरिकी राष्ट्रपति है जो बाइडेन, तो इनके द्वारा आरती प्रभाकर को व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रमुख के रूप में नामित किया गया है। और आरती का जो जन्म हुआ कहाँ पर? भारत में इनका जन्म हुआ। भारतीय मूल की ये महिला हैं और इनका पालन पोषण कहाँ पर हुआ था? टेक्सान में। टेक्सान में इनका पालन पोषण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में मेलों में किया जाने वाला नृत्य है। देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में मेलों में जो नृत्य किया जाता है तो वह कौन सा नृत्य है? ये है आपका भगनौल नृत्य। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, भगनौल नृत्य कुमाऊं क्षेत्र का नृत्य है। कुमाऊं क्षेत्र का नृत्य कौन सा नृत्य है? भगनौल नृत्य है। और यह नृत्य मेलों में आयोजित किया जाता है। मेलों के अवसर पर इस नृत्य को किया जाता है। और इस नृत्य में हुड़का और नगाड़ा, ध्यान रखिएगा, हुड़का और नगाड़ा, हुड़का और नगाड़ा प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं इस नृत्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य के सबसे सफल संगीत निर्देशक हैं। देखिए, राज्य के सबसे सफल संगीत निर्देशक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र सिंह नेगी। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। राज्य के सबसे सफल संगीत निर्देशक है नरेंद्र सिंह नेगी। देखिए, नरेंद्र सिंह नेगी, इनके जन्म की अगर हम बात करें तो वर्ष 1949 को पौड़ी गढ़वाल में इनका जन्म हुआ। और देखिए, 70 के दशक ये गढ़वाली गीत लेखन और गायन से जुड़े, ध्यान रखिएगा कब जुड़े? 70 के दशक ये गढ़वाली गीत लेखन एवं गायन से जुड़े तथा गढ़वाली लोक गीतों के सिरमौर ये बने। अनेक पुरस्कारों से सम्मानित नेगी ने 200 से अधिक गीतों को गाया है। 200 से अधिक गीतें इन्होंने गाए हैं। और देखिए, गीतों के 30 कैसेट्स के अतिरिक्त फिल्मों में इन्होंने गीत संगीत का निर्देशन भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? देखिए, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं तो आपको बताना है खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, किस जनपद में खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर जो है ये किस नदी का उद्गम स्थल है? भिलंगना नदी का, भिलंगना नदी निकलती है खतलिंग ग्लेशियर से। तो ये नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है खतलिंग ग्लेशियर, जिसके दाहिनी ओर दूध गंगा ग्लेशियर है। इसके दाहिनी ओर कौन सा? खतलिंग ग्लेशियर के दाहिनी ओर कौन सा ग्लेशियर है? दूध गंगा ग्लेशियर इसके दाहिनी ओर स्थित है। और दूध गंगा ग्लेशियर के दाहिनी ओर मसूर ताल या मंसूर ताल स्थित है, जो कि खतलिंग ग्लेशियर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंसूर ताल खतलिंग ग्लेशियर से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो जिन लोगों को दूध गंगा ग्लेशियर का पता है या फिर मंसूर ताल किस जनपद में स्थित है ये पता है तो आप करेक्ट करके आ सकते हैं कि खतलिंग ग्लेशियर किस जनपद में स्थित होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ पर स्थित है? खतलिंग ग्लेशियर है आपके टिहरी में। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टिहरी जनपद में है खतलिंग ग्लेशियर, जहां से भिलंगना नदी का उद्गम होता है। अगला देखिएगा, गोरा ब्राह्मण उपनाम है। देखिए, गोरा ब्राह्मण किसका उपनाम है?
जिम कॉर्बेट का गोरा ब्राह्मण उपनाम है जिम कॉर्बेट का। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए जिम कॉर्बेट, इनका जन्म कब हुआ? 1875 ईस्वी में। कहाँ पर इनका जन्म हुआ? 1875 ईस्वी में इनका जन्म नैनीताल में हुआ। नैनीताल में इनका जन्म हुआ। जिम कॉर्बेट एक अच्छे शिकारी, पर्यावरण प्रेमी व महान लेखक थे। एडवर्ड जिम की प्रथम पुस्तक कौन सी है? पूछा जाए कि एडवर्ड जिम जो है इनकी प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो इनकी प्रथम पुस्तक है मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। मैन ईटर ऑफ कुमाऊं इनकी पहली पुस्तक थी। और इनकी अंतिम पुस्तक पूछी जाए आपसे तो अंतिम पुस्तक कौन सी थी इनकी? ट्री टॉप। ट्री टॉप इनकी अंतिम पुस्तक थी जो वर्ष 1955 ईस्वी में आई थी। जिम कॉर्बेट की अन्य पुस्तकों की बात करें, देखिए इनके द्वारा अन्य पुस्तकें कौन कौन सी लिखी गई है। एक तो माई इंडिया मैन, ये ध्यान रखेंगे, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं तो लिखी गई है, साथ ही साथ माई इंडिया मैन इनके द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग, इसके अलावा द हंटर फ्रेंड्स और टेम्पल टाइगर, ये पुस्तकें भी किसके द्वारा? एडवर्ड जिम के द्वारा लिखी गई है। और देखिए वर्ष 1957 ईस्वी में, वर्ष 1957 ईस्वी में इनके नाम पर कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम पड़ा था। ये ध्यान रखेंगे, कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर कब रखा गया? पूछा जा सकता है, तो कब रखा गया? वर्ष 1957 ईस्वी में। और वर्ष 1976 ईस्वी में, वर्ष 1976 ईस्वी में जिम कॉर्बेट के नाम पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, जो कि आपके आगामी एग्जाम में काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे। अगला देखिएगा, वर्ष 1923 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया। देखिए वर्ष 1923 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? हर्षदेव औली ने। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1929 ईस्वी, 23 नहीं 29 कर लीजिएगा इसको, वर्ष 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? हर्षदेव औली ने किया था। देखिए काली कुमाऊं का शेर, काली कुमाऊं के शेर के नाम से ये विख्यात है, हर्षदेव औली। काली कुमाऊं के शेर के नाम से विख्यात हर्षदेव औली का जन्म कब हुआ? 4 मार्च 1890 को ग्राम गोसान, ग्राम गोसानी खेती खान चंपावत में। देखिए खेती खान के भी गोसानी गांव में इनका जन्म हुआ था, जो कि कहाँ पर, किस जनपद में? चंपावत जनपद में पड़ता है। और आपसे अगर ऑप्शन में खेती खान दिया होगा तो आपको खेती खान ही करना पड़ेगा, लेकिन जो मेन गांव है वो है गोसानी नाम का गांव। और कभी कभी जो बड़ा गांव होता है वो दे दिया जाता है आसपास का, तो खेती खान भी आप ध्यान रखेंगे। खेती खान ऑप्शन में होगा तो आप खेती खान लगाएंगे, अगर गोसानी आपका ऑप्शन में रहता है तो गोसानी आप करेक्ट करके आइएगा। और ये दोनों ही कहाँ पर पढ़ते हैं? चंपावत जनपद में पढ़ते हैं। और इन्होंने कई अखबारों में भी कार्य किया। देखिए कुली उतार, कुली बेगार और कुली बर्दाश्त आंदोलन में इन्होंने सक्रिय योगदान दिया। और वर्ष 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, आप करेक्ट कर लीजिएगा। वर्ष 1929 में लाहौर कांग्रेस में कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किया था हर्षदेव औली ने। और वर्ष 1930 की बात करें तो वर्ष 1930 ईस्वी में जंगलात कानून के विरुद्ध इन्होंने एक आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि जंगलात कानून के विरुद्ध था। कब चलाया गया ये? 1930 ईस्वी में। और 5 जून 1940 को इनका देहांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेशन पसंद आ रहा है आपको तो लाइक कर लीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस सेशन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। और देखिए इसकी प्लेलिस्ट जो बनी है फॉरेस्ट गार्ड
2022 के नाम से बनी है। तो जिन लोगों को प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको लिंक प्रोवाइड कराया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके भी लिंक पर क्लिक करके बाकी सारे पार्ट्स देख सकते हैं। अभी तक आपको 35, ये आपका 36 पार्ट है, तो 35 पार्ट अब तक आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। जिन लोगों ने पुराने पार्ट्स को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। और इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई गई है स्टडी विद एम पर। तो जिन लोगों को प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, इसके अलावा आप सभी लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। डेली आपको ये सेशन मिल रही है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर आप अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ये सेशन इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन को फॉलो कीजिए। आप सभी लोग बहुत सारा ढेर सारा प्यार देते हैं इस सेशन को। साथ ही साथ आप सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं। तो आप यूं ही आप सभी लोग सपोर्ट कीजिए स्टडी विद एम को, क्योंकि हमें भी काफ़ी मेहनत लगती है आप सभी को इन सीरीज़ को प्रोवाइड कराने में। तो कल सुबह 10 बजे आपको हिंदी की सीरीज़ भी मिलेगी। तो आप सब सुबह 10 बजे रेडी रहिएगा। और इसका टेलीग्राम जो ग्रुप है, वहाँ पे क्विज़ का भी रात को आयोजन कराया जा रहा है और सुबह 10 बजे भी कराया जाता है। तो आप सभी लोग क्विज़ भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और वहीं पे इसका लिंक भी प्रोवाइड करा दिया जाता है जिन लोगों को वीडियो नहीं मिलती है टाइम से। तो लिंक आप चेक कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। चलिए, अगला है आपका ग्लोगी जल विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन कब शुरू हुआ था। देखिए, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना से विद्युत का उत्पादन कब शुरू किया गया था। 1909 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 24 मई 1919 को यहाँ से ग्लोगी जल विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन शुरू किया गया था। देखिए, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना ये 500 गुणा 2 किलोवाट क्षमता वाली लघु जल विद्युत परियोजना है। ये एक लघु जल विद्युत परियोजना है, जो कि 500 गुणा 2 किलोवाट क्षमता की परियोजना है। और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है। देखिए, इसकी स्थापना मसूरी के भट्टा फॉल पर इसकी स्थापना की गई है, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना की। और इस परियोजना से विद्युत उत्पादन 24 मई 1909 को शुरू हुआ था। यह मसूरी के बाद यह मैसूर के बाद, ध्यान रखिएगा, यह परियोजना जो है मैसूर के बाद देश का दूसरा और उत्तर भारत का पहला विद्युत संयंत्र था। कौन सा? ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बताए जा रहे हैं उनको नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। सारी वीडियो में आपको नहीं मिलेंगे, और भी देखिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर आपको एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है, उसको नोट कर लीजिए। अगर आप अदर कोई चैनल देखते हैं, वहाँ पे आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, तो इतना मटेरियल शायद ही मिलता होगा। तो आप सभी लोग इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए, धन शोधन निवारण अधिनियम कब लागू किया गया। देखिए, धन शोधन निवारण अधिनियम ये लागू किया गया था वर्ष 2002 में। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, धन शोधन निवारण अधिनियम का उद्देश्य काले धन को, कौन से धन को? काला जो धन है, काले धन को सफेद करने से रोकना है। धन शोधन निवारण अधिनियम, इसका उद्देश्य क्या है? काले धन को सफेद करने से रोकना है। इसमें धन शोधन से प्राप्त धन को राजसात यानी जब्त करने का प्रावधान है। और यह अधिनियम 1 जुलाई 2005 से प्रभावी हुआ था। तो धन शोधन निवारण अधिनियम जो है ये 2002 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिवेणी नहर निम्न में से किस नदी से जुड़ी हुई है। देखिए, त्रिवेणी जो नहर है आपकी, ये किस नदी से ये जुड़ी हुई है? गंडक नदी से। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, त्रिवेणी नहर ये कहाँ पर, किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में। बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के
चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए बनाई गई ये नहर है और जो कि गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। गंडक जो नदी है इसके बाएं तट से इसके बाएं तट से यह नहर निकाली गई है और वर्ष 1909 में इसे प्रारंभ किया गया था। त्रिवेणी नहर को कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 1909 में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर? कोलकाता में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक वनस्पति वैज्ञानिक संस्थान है और इसकी स्थापना की बात की जाए तो कब इसकी स्थापना हुई? 1890 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 155 के अंतर्गत संबंधित प्रावधान किए गए हैं। देखिए, अनुच्छेद आपका 155 जो है इसके अंतर्गत कौन से प्रावधान किए गए हैं? राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 155 के अंतर्गत। और देखिए, राज्यों के राज्यपाल से जो संबंधित प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में किए गए हैं? राज्यों के राज्यपाल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 153 में। और राज्यों की कार्यकारी शक्ति से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 154 में किए गए हैं और राज्यपाल का कार्यकाल संबंधित जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 156 में किए गए हैं। तो बाकी पॉइंट्स पे आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहते हैं आगामी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना शुरू की गई। देखिए, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना जो है ये शुरू की गई। कब इसको शुरू किया गया? वर्ष 2001-2 में राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना शुरू की गई। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना वर्ष 2001-2 में शुरू की गई, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की किशोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशु का पोषण करने वाली महिलाओं को रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार हैं उनकी किशोरियों, गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशु का पोषण कराने वाली महिलाओं को रियायती खाद्यान्न इसमें उपलब्ध कराया जाएगा राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना के तहत। और इसको कब शुरू किया गया? वर्ष 2001-2002 में इसको शुरू किया गया था। अगला देखिएगा, डुंगी पैंतोली आंदोलन किस जनपद से संबंधित है? डुंगी पैंतोली आंदोलन ये संबंधित है आपके किस जनपद से? इसका राइट आंसर हो जाएगा चमोली जनपद से इसका संबंध है डुंगी पैंतोली आंदोलन का। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, डुंगी पैंतोली आंदोलन चमोली जनपद के डुंगी पैंतोली में बांज का जंगल काटे जाने के विरोध में जनता द्वारा शुरू किया गया था और यहाँ बांज के जंगल को सरकार ने उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर दिया था और महिलाओं के विरोध के बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। तो डुंगी पैंतोली आंदोलन ये किन वृक्षों के कटान से संबंधित है ये भी पूछा जा सकता है। तो बांज वृक्षों के कटान से ये संबंधित है डुंगी पैंतोली आंदोलन, जो कि चमोली जिले के डुंगी पैंतोली गांव में प्रारंभ किया गया था। अगला देखिएगा, राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? गोविंद वन्यजीव विहार राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है और इसकी स्थापना की बात करें तो वर्ष 1955 ईस्वी में गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी और यह वन्यजीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है? 485 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। और गोविंद वन्यजीव विहार ये किस जनपद में स्थित है? तो उत्तर काशी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। उत्तर काशी जनपद में यह स्थित है और यहाँ पर मुख्य रूप से स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग, भरल, हिमालयन थार, गुलदार, बिल्ली, काला व भूरा भालू, कांकड़, सांभर, सेही आदि जानवर हैं। और पक्षियों की बात करें तो देखिए, मोनाल, फिजेंट, कॉकलास,
फिजेंट, क्लीज, चकोर, गोल्डन ईगल यहाँ पर मुख्य रूप से पक्षियाँ हैं। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। और ये राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है। अगला देखिएगा, नंदा देवी राजजात यात्रा कितने दिनों में पूरी होती है? देखिए, नंदा देवी राजजात यात्रा ये पूरी होती है 19 से 20 दिन में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 19 से 20 दिन लग जाते हैं इस यात्रा को पूरी होने में। उत्तराखंड की नंदा राजजात यात्रा गढ़वाल और कुमाऊं, गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। नंदा देवी राजजात यात्रा जो है ये गढ़वाल और कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। और यह विश्व की अनोखी पद यात्रा है जिसमें चमोली के कासवा गांव के पास नौटी से नंदा देवी मंदिर से होम कुंड तक यह यात्रा जाती है। कहाँ से कहाँ तक यह यात्रा जाती है? देखिए, चमोली जनपद के कासवा गांव के पास एक नौटी नामक स्थान है। नौटी नामक स्थान में नंदा देवी मंदिर है। तो नंदा देवी मंदिर से यह यात्रा कहाँ तक? होम कुंड तक जाती है। होम कुंड तक यह यात्रा जाती है और 280 किलोमीटर की यह पद यात्रा है। ध्यान रखिएगा, 280 किलोमीटर की ये पद यात्रा 19 से 20 दिनों में पूरी की जाती है। और नंदा राजजात यात्रा प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित होती है। 12 वर्षों में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। और यह यात्रा चांदपुर गढ़ी के वंशज काशवा गांव के राजकुंवरों के नेतृत्व में आयोजित की जाती है। कासवा गांव के जो राजकुंवर होते हैं उनके द्वारा यह यात्रा आयोजित की जाती है। अगला देखिए, क्वानू मेला किस क्षेत्र में लगता है? क्वानू मेला जो है ये आपके किस क्षेत्र में लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जौनसार क्षेत्र में क्वानू मेले का आयोजन किया जाता है। क्वानू मेला जौनसार क्षेत्र के चक्राता देहरादून में लगता है। चक्राता देहरादून में इसका आयोजन किया जाता है। और जौनसार की परंपरागत एवं प्रसिद्ध बूढ़ी दीपावली के कई चरणों जैसे कि रण दिवाली, औंस दिवाली तथा तेजनदोई दिवाली के उपलक्ष्य में क्वानू मेले का आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए अभी तक सेशन को जिन लोगों ने शेयर नहीं किया जल्दी से आप सभी लोग शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सेशन पहुंचना चाहिए। तो आप सभी लोग से रिक्वेस्ट रहेगा, शेयर कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। और आप कमेंट करके बताइएगा आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए। और आपको समझ में आता है कौन से पॉइंट में डाउट हो रहा है, आप कमेंट भी कर सकते हैं किसी पॉइंट में अगर आपको डाउट होता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, कोणधारी वन उत्तराखंड में कितने मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं? कोणधारी वनों की बात करें तो ये उत्तराखंड राज्य में कितने हाइट पर पाए जाते हैं? 900 से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई पर कोणधारी वन राज्य में पाए जाते हैं। और देखिए, चीड़ इनका प्रमुख वृक्ष है। कोणधारी वन उत्तराखंड के ऐसे वन हैं जो कि 900 से लेकर 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। और चीड़ कोणधारी वन का प्रमुख वृक्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोना नदी वन्य जीव विहार किस जनपद में स्थित है? देखिए, सोना नदी वन्य जीव विहार ये किस जनपद में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी जनपद में। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना की बात की जाए तो 1987 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और यह वन्य जीव विहार 301 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। और ये किस जनपद में? पौड़ी गढ़वाल में यह वन्यजीव विहार स्थित है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इस सेशन को पहुँचाइएगा जिन लोगों को वाकई इस सेशन की ज़रूरत है। जो लोग बुक्स नहीं खरीद पा रहे हैं तो वो लोग देख सकते हैं हमारे सेशन को। उन लोगों तक आपको शेयर करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।